हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरसीआईटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो एग्जाम है वो उसकी डेट आ चुकी है, आपको पता चल चुका होगा आपका जो एग्जाम है वो कब होना है। ये जो हमारा वीडियो रहेगा, ट्यूटोरियल रहेगा, ये रहेगा हमारे न्यू सिलेबस के आधार पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई एक सेल है, कोई एक बॉक्स है, आप उसके अंदर एक नई लाइन बनाना चाहते हैं। एक ही बॉक्स के अंदर आप क्या करना चाहते हो, नीचे वाली लाइन पे भी लिखना चाहते हो, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है एल्ट के साथ एंटर। ठीक है, जैसे मैं आपको करके बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। अब मेरे को इसी के नीचे जस्ट लिखना है नेम, तो मैं क्या करूंगा, अल्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लाइन क्रिएट होगी। यहाँ लिख दिया मैंने नेम। ये उसी तरीके से काम करता है जैसे यहाँ पे हमारा रैप टेक्स्ट होता है। ठीक है, ये जो रैप टेक्स्ट दिख रहा है आपको, ये उसी तरीके से काम करेगा। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे भी लिखना है, जैसे मैं लिख दिया फादर नेम, तो मैंने लिखा फादर, फिर अल्ट के साथ मैंने क्या करा, एंटर मारा, फिर लिख दिया मैंने नेम। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा अल्ट के साथ एंटर का। ठीक है, अगर आप एक नई लाइन बनाना चाहते हो तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, फिर एमएस एक्सेल 2019 में आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे पुनर्व्यवस्थित करेंगे। मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम किसी भी डेटा को अरेंज करना चाहते हैं तो हमें कहां जाना पड़ेगा, किस टैब में जाना पड़ेगा, किस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो वो रहेगा हमारा सी, डाटा और सॉर्ट। अगर आप एमएस एक्सेल के डेटा टैब में जाओगे, जैसे मैं यहाँ डेटा टैब में आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है, सॉर्ट एंड फिल्टर में, है ना। तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, डाटा सॉर्ट। एमएस एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। तो एमएस एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए विजुअल बेसिक का यूज किया जाता है। ये जो लैंग्वेज है, एक विजुअल बेसिक अलग से लैंग्वेज होती है, जिसमें आप एमएस एक्सेल से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन वगैरह अलग से डिजाइन कर सकते हो। थोड़ी डिफिकल्ट होती है, उसके लिए भी अलग से कोर्स करना होता है। ठीक है, तो अगर आप मैक्रो बनाना चाहते हो तो विजुअल बेसिक लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला एमएस एक्सेल में सही ढंग से एंटर नहीं किया गया। तो देखो, कोई भी फॉर्मूला जब एमएस एक्सेल में लगाया जाता है तो इज इक्वल टू का साइन तो लगता ही लगता है। तो ये तीनों हमारे जो हैं वो सही हैं। ठीक है, बट ये जो सेकंड वाला है ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि इसमें क्या है, इज इक्वल टू का साइन जो है वो नहीं लगा है। यहाँ पे सिंपल कोई भी वैल्यू डाल दी है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू सीधा स्टार्ट नहीं होती है, इज इक्वल टू तो लगाना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। एक्सेल 2019 में विंडोज को विभाजित करने के लिए किस मैन्युअल विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप अपनी विंडो को अगर 4 भागों में डिवाइड करना चाहते हो तो वो होता है व्यू स्प्लिट, यानी कि जो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट है। हम व्यू टैब में जाएंगे, व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है विंडोज सेक्शन में स्प्लिट, तो जहां पे भी मैं क्लिक करूंगा वहां से हमारी क्या हो जाएगी, विंडो 4 भागों में टूट जाएगी। देखो, ठीक है, आप इसको दोबारा क्या कर सकते हो, स्प्लिट को हटा भी सकते हो, तो दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्न में कौन सा आपको प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड सिलेक्ट करने की अनुमति देता है। अगर आप एक से ज्यादा अधिक स्लाइड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपनी स्लाइड में एक से ज्यादा स्लाइड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ क्लिक ईच स्लाइड पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल एक ऐसा ऑप्शन है इसके यूज से क्या होता है ना कि हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट, फाइल, फोल्डर, किसी भी स्लाइड को एक से ज्यादा मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो राइट आंसर जो इसका सी, कंट्रोल के साथ क्लिक ईच स्लाइड। 7वां क्वेश्चन क्या है, पावर पॉइंट 2019 में स्मार्ट आर्ट फीचर का उद्देश्य क्या है। स्मार्ट आर्ट फीचर का उद्देश्य होता है इंफॉर्मेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना। मतलब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले स्टूडेंट को, कि आप किसी भी टॉपिक को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, चित्र के रूप में प्रदर्शित करोगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना। राइट आंसर सी। पॉइंट 2019 में रिकॉर्ड स्लाइड शो फीचर आपको क्या करने की अनुमति देता है। अगर आप किसी भी स्लाइड शो को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो वो क्या करना चाहता है, क्या आपको अनुमति देगा, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा रिकॉर्ड स्लाइड शो फीचर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक स्लाइड के लिए ऑडियो कथन रिकॉर्ड करना। ठीक है, ये राइट है। प्रेजेंटेशन के दौरान माउस के मूवमेंट को रिकॉर्ड करना, वीडियो की भांति संपूर्ण प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करना। तो ये क्या करता है, हमारा जो रिकॉर्ड स्लाइड शो फीचर है
ये क्या करेगा, स्लाइड के ऑडियो को भी रिकॉर्ड करेगा, माउस के मूवमेंट को भी रिकॉर्ड करेगा और वीडियो को भी रिकॉर्ड करेगा, यानी सब कुछ ये क्या करेगा, हमारा रिकॉर्ड करेगा। ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 9th क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2019 में एनिमेशन टैब खोलने के लिए किस कुंजी का, किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आप अगर एनिमेशन पैनल खोलना चाहते हो तो आपको अल्ट के साथ ए प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, जैसे मैं यहां पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट निकालता हूं, यहां पे आप देखिएगा, जैसे मैं अल्ट के साथ ए दबाऊंगा तो यहां पे देखो एनिमेशन पैनल अपने आप आ गया। पहले मैं होम टैब में हूं, जैसे मैंने अल्ट के साथ ए दबाया तो एनिमेशन पैनल खुल गया। ठीक है, यही वो पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आप पावर पॉइंट 2019 स्लाइड में वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो करने के लिए इंसर्ट में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है। देखो मीडिया में किनारे पे राइट साइड में सबसे किनारे पे कॉर्नर पे आपको वीडियो दिख रहा है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, वीडियो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट रेशियो कैसे बदल सकते हैं। अगर आपको आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का रेशियो बदलना है, यानी कि 9:16, यानी कि आपको लैंडस्केप मोड में करना है तो 16:9, पोर्ट्रेट करना है तो 9:16, तो आप इसमें कैसे यूज कर सकते हैं वो ये बता रहा है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं अपन को कहां मिलेगा। यहाँ पे देखो आपको मिल रहा है डिजाइन टैब के कस्टमाइजेशन ऑप्शन में स्लाइड साइड या स्लाइड साइज वाले ऑप्शन में, यहाँ देखा स्टैंडर्ड और वाइड स्क्रीन। वाइड स्क्रीन का मतलब होता है लैंडस्केप। ठीक है ना, थोड़ा 16:9 की बनेगी आपको साइज, और स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल रहेगा। ठीक है ना, आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, कितना छोटा बड़ा भी कर सकते हो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, इस तरीके से। ठीक है ना, यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो ये कहां मिलेगा आपको, डिजाइन टैब में मिलेगा। ठीक है, तो कहां पे मिलेगा, डिजाइन टैब में स्लाइड साइज ऑप्शंस का उपयोग करके। राइट आंसर बी। आप पावर पॉइंट स्लाइड में 3D मॉडल कैसे ऐड कर सकते हैं, तो 3D मॉडल ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में यहाँ 3D मॉडल आ रहा है। ठीक है, इलस्ट्रेशन ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है, 3D मॉडल मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट टैब में इंसर्ट 3D मॉडल विकल्प का उपयोग करके। राइट आंसर ए। आप किसी स्लाइड को हटाए बिना पावर पॉइंट में कैसे छिपा सकते हैं। अगर आप अपनी स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो देखो ये जैसे स्लाइड है ना, इसको आपको हटाना है, तो आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो आपको हाइड स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ आप जैसे क्लिक कर देंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, स्लाइड हाइड हो जाएगी। बट अभी नहीं होगी क्योंकि अभी एक ही स्लाइड है हमारे पास। ठीक है ना, जैसे मान लो मैं और स्लाइड ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, डिजाइन वगैरह भी दे देता हूँ। अब मान लो मेरे को इसको हाइड करना है, तो राइट क्लिक, हाइड स्लाइड, हट गई। ठीक है ना, वो नहीं दिखेगी आपको अब। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिख भी देता हूँ, लिख दिया, राइट क्लिक, हाइड स्लाइड। ठीक है, अब ये अपन को तो दिख रही है। ठीक है ना, बट ये जब अपन इसको ऑन करेंगे, स्लाइड चलाएंगे ना, तो ये स्लाइड नहीं चलेगी। ये देखो ब्लैंक आ रहा है, मैंने F5 की प्रेस किया है तो उससे नीचे वाली जो स्लाइड है वो चलनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि F5 दबाने से आपको पता होगा कि सारी स्लाइड चलती है स्टार्टिंग से। ठीक है ना, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करके भी F5 दबाया है तो वो स्लाइड मेरे को दिख ही नहीं रही है, क्योंकि वो हाइड हो चुकी है, तो वो अब नहीं चलेगी। अनहाइड करना है तो दोबारा राइट क्लिक करो और यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको अनहाइड कर देंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे क्लिक करा, ये देखो हट गई ना। अब आप F5 दबाइए, ये खुल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइड को हाइड या अनहाइड कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड पर राइट क्लिक करके तथा हाइड स्लाइड पर सेलेक्ट करके। MS एक्सेल 2019 में संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं पूरे ऊपर से नीचे, तो उसके लिए होता है हमारा कंट्रोल के साथ स्पेस बार। ठीक है, जैसे मैं आपको करके बताऊं, जैसे मान लो मेरे को इसको मैंने यहाँ क्लिक करके मैं चाहता हूँ ये पूरा C नंबर कॉलम स्टार्ट सेलेक्ट हो जाए, तो कंट्रोल के साथ मैं स्पेस दबाऊंगा तो ये सारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट आंसर। MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है। मतलब आपको दो टेक्स्ट अलग अलग बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उनको एक करना चाहते हो तो एंड जो हमारा सिंबल है ये यूज होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे ये स्टूडेंट नेम और फादर नेम लिख रखा है ना, इसी को मैं कर लेता हूँ। तो मैं बराबर लगाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, एंड का सिंबल लगाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, ये हो गया, संयोजन हो गया, इनका संयुक्त हो गया, मर्ज हो गए एक दूसरे में, वही ये पूछना चाह रहा है। तो एंड की से हम क्या कर सकते हैं, इसका दो टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, संयोजन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी। एक्सेल 2019 की स्टार्ट स्क्रीन जो प्रारंभ लॉन्च करने के तुरंत बाद दिखाई देती है, इसमें शामिल है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की जो स्टार्ट हम करते हैं प्रोग्राम को, उसमें हमें क्या क्या दिखाई देता है वो ये पूछ रहा है।
तो हमें हाल ही में ओपन की गई वर्कबुक लिस्ट दिखती है और नई वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए विभिन्न टेम्पलेट या थंबनेल लिखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर एमएस एक्सेल 2019 के सेल में टेक्स्ट को रैप करने का विकल्प आपको किस मेन्यू में मिलता है? होम टैब में। तो अगर आपको रैप टेक्स्ट करना है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? होम टैब में यहाँ पे रैप टेक्स्ट आ रहा है ना, ये आपको क्या मिलेगा? होम टैब में मिलेगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा डी। सेल G2 सेल M12 की सेल रेंज के लिए सही संदर्भ है, मतलब G2 से M12 तो सेल रेंज है, उसका संदर्भ सही बताना है, कौन सा उसका एड्रेस सही है, कौन सा विकल्प हमारा सही है एड्रेस के बेस पे। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग है, ये सही है, ये रॉन्ग है। क्योंकि जब भी हमें कोई सेल एड्रेस देना होता है, रेंज देनी होती है, तो उसमें ये जो कॉलन है ना, ये हमारा बीच में इंक्लूड जरूर होता है, ऐड जरूर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, सेल B1 से B7 में रखी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्याओं की गणना करने का सही फॉर्मूला क्या है? अब B1 से B7 तो हम क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं। ये B1 से B7 तो सबसे बड़ी संख्याओं की गणना करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगा के रेंज बिटवीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं लगा लिया यहाँ पे 100 से 500। ठीक है, और B7 तक मैं इसको खींच के ले जाता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल अल्ट V पेस्ट स्पेशल के लिए वैल्यूज और ओके। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हम एक तो मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम। ठीक है, ये मैंने एड्रेस दे दिया, एंटर मारा, 476 आ गया। और दूसरा जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे हम लार्ज का। ठीक है, तो लार्ज का फॉर्मूला लार्ज, अब ये क्या मांग रहे हैं हमसे? अरे मांग रहे हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और कोमा लगा के 1 दे दिया, तो इसमें भी 476 आ रहा है। तो एक तो आप मैक्स के फॉर्मूले से बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हो, दूसरा आप लार्ज के फॉर्मूले से भी आप बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना, तो दोनों फॉर्मूले हमारे सही है, मैक्स का और लार्ज का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बोथ, दोनों से ही आप बड़ी संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, सेल A1 में वर्कशीट का शीर्षक दिखाई दे रहा है, लेकिन सुरेश चाहता है कि यह सेल A1 से F1 तक सेंटर में दिखाई दे। इसके लिए सुरेश को क्या करना चाहिए? मतलब हम चाहते हैं कि भाई A1 से F1, जैसे कि भाई यहां पे मैं आ जाता हूं A1 से F1 ये। ठीक है, यहां पे मैंने कोई नाम लिखा है, मैंने लिख दिया जैसे स्टेप अप गुरु। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि ये क्या हो जाए, A1 से F1 में दिखाई दे बट सेंटर में दिखाई दे। ठीक है ना, वो ये कह रहा ना, A1 में वर्कशीट का शीर्षक दिखाई दे रहा है, लेकिन सुरेश चाहता है कि ये A1 से F1 तक सेंटर में दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके A1 से F1 यहाँ आके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद क्या करना है आपको, मर्ज एंड सेंटर करना है, तो ये शीर्षक हमारा जो है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आप मान लो इसको सीधा सेंटर करोगे ना, मर्ज सेल करोगे, तो ये सेंटर में नहीं आएगा, लेफ्ट साइड में ही रहेगा नॉर्मल अगर आप मर्ज सेल पे क्लिक करोगे। बट आप चाहते हो सेंटर में आए ना, तो आपको यहाँ पे आके मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा, तभी वो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में भी आएगा, अलाइनमेंट उसकी सेंटर में होगी, वरना नहीं होगी। अनमर्ज करना है तो यहाँ के आप उसको अनमर्ज कर दोगे। ठीक है, मर्ज अक्रॉस का मतलब होता है एक से ज्यादा बॉक्स, जैसे ये इतनी लाइन एक अलग मर्ज हो जाएगी, इससे नीचे वाली अलग मर्ज हो जाएगी, तो यहाँ के आप मर्ज अक्रॉस भी कर सकते हो। ये देखो सारा अलग अलग मर्ज हो गया। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सेल A1 से F1 सेलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर पर प्रेस करें, राइट आंसर बी। WPS ऑफिस में WPS का क्या अर्थ है? WPS का अर्थ है राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। ठीक है, ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है WPS, ये भी एक तरीके से MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की तरह ही है। ठीक है ना, बट ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है, आपको इसमें बाय करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। ठीक है ना, तो W मतलब होता है राइटर, राइटर का मतलब होता है MS वर्ड, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है पावर पॉइंट, और स्प्रेडशीट का मतलब होता है MS एक्सेल। ठीक है, WPS का मतलब होता है राइटर प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट। ओपन ऑफिस इंप्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी ओपन ऑफिस इंप्रेस जो है इसका हमें बताना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखो ओपन ऑफिस इंप्रेस होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये है हमारा ओपन ऑफिस। ठीक है, ये भी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यार जो डाटाबेस से रिलेटेड है हमारा, एक्सेस उससे रिलेटेड ही सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, तो उसमें ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इंप्रेस का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये स्प्रेडशीट खोल के देते हैं। ठीक है, इससे भी इस मेन्यू ऑप्शन खोल के देखते हैं, ये रहा। ठीक है, तो इंप्रेस का मतलब होता है हमारा पावर पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है ना, स्लाइड वगैरह अगर हमें बनानी हो
तो हम क्या करते हैं, ओपन ऑफिस इंप्रेस का यूज करते हैं किसके लिए, प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए। पावर पॉइंट की तरह ही एक सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है। आप इसको अपने ऑफिस 2000 विंडोज 2010 या 2011 में आप विंडोज स्टोर में जाके इसको स्टोर भी कर सकते हो फ्री में, ये फ्री में वर्क करेगा, ठीक है ना। तो ये एमएस ऑफिस की तरह ही काम करेगा। इसमें पावर पॉइंट को अपन ओपन ऑफिस इंप्रेस बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जिसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपन ऑफिस राइटर दस्तावेजों के साथ आमतौर पर कौन सा फाइल फॉर्मेट जुड़ा होता है? तो उसके लिए होता है डॉट ओडीटी। तो ओपन ऑफिस राइटर होता है हमारा, उसके जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो डॉट ओडीटी होता है। एमएस वर्ड का जो होता है वो होता है डॉट डॉक्स। बट जो ओपन ऑफिस राइटर में जो वर्ड से रिलेटेड ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर है, उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट ओडीटी, ठीक है। ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए फाइल फॉर्मेट क्या है? वो होता है डॉट ओडीएस, ठीक है। कैल्क का मतलब होता है एक्सेल से रिलेटेड फाइल, ठीक है। एमएस एक्सेल जो आपने किया है उसका जो फाइल फॉर्मेट होता है वो डॉट XLSX। बट जो ये कैल्क होता है, ओपन ऑफिस कैल्क, इसका होता है डॉट ओडीएस, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये हमारा ओपन ऑफिस कैल्क है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं क्लियरली, ये देखिए, है ना, ओपन ऑफिस कैल्क। इसका फाइल एक्सटेंशन यहाँ आके कंट्रोल S करें हम, तो आप यहाँ देखेंगे डॉट ओडीएस आ रहा है। जूम करके बताता हूं मैं आपको, ये देखो, ठीक है, डॉट ओडीएस, ये इसका फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। फिर ओपन ऑफिस इंप्रेस दस्तावेजों के साथ आमतौर पर कौन सा फाइल फॉर्मेट जुड़ा होता है? अब इंप्रेस मतलब पावर पॉइंट से रिलेटेड, स्लाइड से रिलेटेड फाइल होती है, तो उसमें होता है डॉट ओडीपी, ठीक है। दिखा देते हैं हम आपको, डॉट ओडीपी, ये हमारा ओपन ऑफिस इंप्रेस है। ये जूम करके आप देख लीजिए, ये हमारा ओपन ऑफिस इंप्रेस है, ठीक है। आप जैसे कंट्रोल S करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखो डॉट ओडीपी, है ना, ये इसका क्या होता है, हमारा फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर ओपन ऑफिस बेस दस्तावेजों के साथ आमतौर पर कौन सा फाइल? ये होता है एमएस एक्सेस से रिलेटेड, यानी कि डाटाबेस से रिलेटेड काम करना है, ठीक है ना। तो ओडीबी होगा, डॉट ओडीबी, ठीक है। गूगल वर्क प्लेस में गूगल ड्राइव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गूगल वर्क प्लेस में गूगल ड्राइव का मतलब होता है फाइल और डॉक्यूमेंट को स्टोर और शेयर करना। आप अपनी फाइलों को, आप अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। राइट आंसर बी। गूगल ड्राइव एक तरीके से ऑनलाइन क्लाउड ड्राइव है। आप ऑनलाइन अपने डेटा को, दस्तावेज को आप सुरक्षित करके रख सकते हो। जैसे मोबाइलों में, कंप्यूटर में तो अपने हार्ड डिस्क वगैरह, स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह होती हैं, बट ये जो स्टोरेज होता है ये ऑनलाइन होता है, इंटरनेट पे होता है, क्लाउड बेस पे होता है। तो ये क्या करता है, अपने फाइलों को, डॉक्यूमेंट को क्लाउड बेस पे हमें स्टोर करने की अनुमति देता है। उसमें हमें डाटा भी खरीदना पड़ता है, स्पेस भी खरीदना पड़ता है, ठीक है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, सिंगल साइन ऑन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखना पड़ेगा हमें। पहला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग क्रेडेंशियल की आवश्यकता होगी। एकाधिक एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता को केवल एक बार लॉगिन करना होगा। तो एसएसओ का तो पूरा नाम पहला होता है सिंगल साइन ऑन, और ये क्या होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट होती है वो इसी वेबसाइट के अंदर इंक्लूड होती है। मतलब आपको अलग अलग वेबसाइट खोलने की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या करोगे आप, एक ही बारी में एक बार लॉगिन करके आप विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों तक पहुंच सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एकाधिक एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं को केवल एक बार लॉगिन करना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा गूगल वर्कस्पेस ऐप टीम मैसेजिंग और कोलैबोरेशन के लिए डिजाइन किया गया है? तो टीम मैसेजिंग और कोलैबोरेशन के लिए गूगल चैट जो है हमारा ऐप, वो बनाया गया है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी, गूगल चैट, जो ऐप टीम मैसेजिंग और कोलैबोरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। इसका यूज होता है मैसेज वगैरह करना, कोलैबोरेशन वगैरह करना, कोलैबोरेट करना। आप अलग अलग व्यक्तियों के साथ चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, मीटिंग वगैरह कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, गूगल चैट। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, आप ओपन ऑफिस कैल्क में एक नई शीट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? तो जो हमारा ओपन ऑफिस कैल्क है, यानी कि जो स्प्रेडशीट, यानी कि एमएस एक्सेल से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है, उसको ओपन क्या बोलते हैं, ओपन ऑफिस कैल्क बोलते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना। तो नई शीट हमें इंसर्ट करनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा शीट टैब पर राइट क्लिक करें तथा इंसर्ट शीट को सिलेक्ट करें, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जैसे हमारा ओपन ऑफिस कैल्क है, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है यहाँ पे ओपन ऑफिस कैल्क, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नई शीट ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे, यहाँ पे देखो शीट 1, शीट 2 और शीट 3 लिखा हुआ है ना।
मेरे को अगर एक और शीट ऐड करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर आके राइट क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट शीट, आ रहा है सबसे टॉप में, ठीक है ना, देखो टॉप में आ रहा है इंसर्ट शीट। आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे राइट क्लिक करके, तो आपकी जो एक और शीट है, आप इसको न्यू शीट चाहते हो, आफ्टर करंट शीट, बिफोर करंट शीट, आप जिस सीट पे हो उससे पहले चाहते हो उससे बाद में चाहते हो, आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं बिफोर यानी कि पहले चाहता हूं, तो मैं इस पे ओके करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 3 के पहले 2 और 3 के बीच में एक शीट आ जाएगी 4 नंबर की, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, शीट ऐड कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 31st क्वेश्चन, गूगल वर्क स्पेस में गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या है, ठीक है। तो जो हमारा गूगल कैलेंडर है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है, इवेंट को शेड्यूल और ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। गूगल कैलेंडर का क्या यूज होता है, इवेंट, अगर आप कोई इवेंट आप ध्यान रखना चाहते हो कि मेरे को इस इवेंट पे मेरे को गूगल कैलेंडर अपने आप बता दे कि भी इस डेट पे मेरा ये इवेंट है, इस डेट पे मुझे ये कार्य करना है, यहाँ जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल वर्क स्पेस में गूगल कैलेंडर का यूज कर सकते हो, इवेंट और शेड्यूल को ऑर्गेनाइज कर, ठीक है। राइट आंसर सी। WPS ऑफिस में PDF टू वर्ड फीचर का उद्देश्य क्या है, PDF टू वर्ड, ठीक है। तो इसका यूज होता है PDF फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में बदलना। अगर आपकी फाइल को PDF में है, आप उसको वर्ड फाइल में बदलना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस ऑप्शन को, इस फीचर को चूज करोगे। राइट आंसर हो जाएगा ए। ओपन ऑफिस ड्रॉ एप्लीकेशन का कार्य क्या है, मतलब ओपन ऑफिस ड्रॉ क्या करता है, ये करता है वेक्टर ग्राफिक्स और डायग्राम बनाना, ठीक है। ओपन ऑफिस में एक ड्रॉ नाम से भी एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है, जिसका काम होता है ग्राफिक्स वगैरह, लोगो वगैरह बनाना, ठीक है ना, और डायग्राम वगैरह बनाना, इससे संबंधित उसका कार्य होता है। राइट आंसर ए। निम्न में कौन ओपन ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है, ओपन ऑफिस में कौन सा नहीं आता है वो मैं बताना है। देखो आउटलुक हमारा जो है उसमें नहीं होता, ठीक है। ड्रॉ होता है, बेस होता है, इन्वेशन होता है, ठीक है। आउटलुक नहीं होता है उसमें। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, इसको मैं यहां से क्लोज करता हूं और मैं यहाँ पे ओपन ऑफिस खोल रहा हूं, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, डाटाबेस हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। फॉर्मूला का मतलब क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है इक्वेशन, इक्वेशन वगैरह, मैथमेटिकल जो इक्वेशंस वगैरह होती है ना, cos थीटा, sin थीटा, सिग्मा वगैरह, इस तरीके की जो क्वेश्चंस वगैरह, हमें इक्वेशन वगैरह का कार्य करना, a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके के, तो वो होते हैं हमारे इक्वेशन, ठीक है। 6 प्रकार के होते हैं, आउटलुक नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगल वर्क स्पेस में गूगल मीट का मुख्य कार्य क्या है। तो गूगल मीट का मुख्य कार्य होता है वीडियो मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस को आयोजित करना, ठीक है। गूगल वर्क स्पेस में गूगल मीट एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन होता है, उसका मुख्य कार्य होता है, अगर आप कोई मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करना चाहते हो या कॉन्फ्रेंस वगैरह आप करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, गूगल मीट ऑप्शंस का उपयोग करोगे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, वीडियो मीटिंग और कॉन्फ्रेंस आयोजित करना। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुख्य यूज होता है टीम कोलैबोरेशन तथा कम्युनिकेशन करना, ठीक है। टीम कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो कार्य होता है वो होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का कार्य, ठीक है। ओपन ऑफिस कैल्क में सम, ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज सूत्र का क्या कार्य है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो ओपन ऑफिस कैल्क है उसमें जो ये सम का सूत्र है वो यूज करता है सेल रेंज की वैल्यू को जोड़ना। राइट आंसर सी, क्योंकि मैंने आपको बताया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी बताया था, अगर हमें कोई संख्या जोड़नी है, टोटल निकालना है, योग निकालना है, तो सम का फॉर्मूला होता है, वो सेम सूत्र जो लगेगा फॉर्मूला वो लगेगा हमारा ओपन ऑफिस कैल्क में, ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपको लगा के बताऊं एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने यहाँ पे स्प्रेडशीट खोला, यहाँ पे मैंने क्या करा, 2 संख्याएं लिख दी इस्तेमाल, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, बराबर SUM लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इसका एड्रेस क्या है 65 का, B नंबर कॉलम 3 नंबर रो, तो B3 लिखूंगा, फिर कोमा लगाऊंगा। बट इसमें ध्यान रखना, कैल्क में क्या होता है ना, कोमा नहीं लगता, इसमें लगते हैं 2 सेमीकोलन, पहले ऊपर एक डॉट लगता है, नीचे कोमा लगता है, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, अगर मैं जूम करके बताऊं तो यहाँ देखो, ये इस तरीके से है ना, एक डॉट है फिर कोमा है, वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, डॉट और कोमा लगा दिया, फिर क्या करा मैंने, दूसरी वैल्यू लिखी, वो है हमारी B4, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद करा और एंटर मारा, तो टोटल 86 आ गया। बट हम ऑफिस में क्या करते थे, MS एक्सेल के सॉफ्टवेयर में हम क्या करते थे, हम करते थे जैसे सेम ही मैं आपको 65 + 21 करके बताऊं, ठीक है ना। तो आप क्या करते थे, बराबर सम, ठीक है, D4, फिर आप कोमा लगाते थे,
ठीक है ना, उसमें कॉमा नहीं लगता है, ठीक है ना। D5 इसमें तो हमने क्या लगाया, कोमा का सिंबल लगाया, बट कैल्क में हमने क्या लगाया, हमने लगाया ये जो दशमलव, ये पॉइंट और नीचे एक कोमा का साइन, ठीक है ना। ये डिफरेंस होता है दोनों में, ध्यान रखना। फॉर्मूला वही है और सॉफ्टवेयर उसी तरीके से कार्य करेंगे, बट हल्का सा डिफरेंस होता है, वो समझ में आना चाहिए। खुद में अगर दिमाग है ना तो आदमी कर लेता है, ठीक है ना। तो इजी है, उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं होती है। तो क्या करना है, हमें सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जोड़ने के लिए, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन बनाने और वितरित करने के लिए किस गूगल वर्क स्पेस ऐप का उपयोग किया जाता है। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है या वितरण से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कार्य करना है, आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो आप क्या करोगे, गूगल स्लाइड्स जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका यूज करोगे, गूगल स्लाइड, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा गूगल स्लाइड। कौन सा गूगल वर्कस्पेस ऐप आपको मुख्य रूप से वास्तविक समय में डॉक्यूमेंट बनाने और संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब गूगल वर्कस्पेस ऐप में जो WPS वाला सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको कौन सा सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति दे देगा, वो हो जाएगा हमारा गूगल डॉक्स, ठीक है। गूगल डॉक्स अगर मैं इसको ओपन करके बताऊं ना, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नीचे देखो ये दिख रहा है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है WPS का। इसको ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है ना, डॉक्स, स्लाइड्स, शीट, PDF, ठीक है। ये डॉक्स जो करेगा, क्या करेगा, हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करने के लिए, MS वर्ड से रिलेटेड ही कार्य करने के लिए हमें अनुमति देगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा गूगल डॉक्स, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WPS राइटर डॉक्यूमेंट्स को किस फाइल फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है। ऑप्शन ए .docx, ऑप्शन बी .dot, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, हमारी WPS राइटर डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने ये WPS राइटर की एक फाइल है, अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ और कंट्रोल S करूं तो यहाँ पे देखो आ रहा है फाइल टाइप में .docx, है ना, नीचे नीचे आप देख रहे होंगे। और इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे .dot भी आ रहा है, देख रहे हैं आप। एमएक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 और 2003 तक हम इस टेम्पलेट में सेव कर सकते हैं इसको। .dot इसका क्या होता है, फाइल टाइप होगा, ठीक है ना। तो आप .dot, .doc, .wpt, .wps, .rtf, .txt, .docx, .dotx इनमें भी सेव कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो अलग अलग ये फॉर्मेट दे रखे हैं, PDF में भी सेव कर सकते हो, तो अलग अलग प्रकार के फाइल टाइप दे रखे हैं। तो आप WPS राइटर की फाइल को .docx और .dot इन दोनों फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। बाकी और भी ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो आप जिस फॉर्मेट में उसको सेव करना चाहो, उस फाइल फॉर्मेट में आप उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 40, क्या है, ऑप्शन सी, एक और दो दोनों विकल्प सही है, यानी ए और बी दोनों विकल्प इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। 41, विंडोज पर USB ड्राइव को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। आपने मान लो पेन ड्राइव लगा रखा है आपने अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, आप उसको सुरक्षित बाहर निकालना चाहते हो उसको, ठीक है ना, मतलब इजेक्ट करना चाहते हो, तो आप किस शॉर्टकट की का, किस ऑप्शन का आप यूज करोगे। तो अगर आप अपनी USB ड्राइव को सुरक्षित बाहर निकालना चाहते हो तो आप राइट क्लिक करके इजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे आपने पेन ड्राइव लगा रखा है, अब पेन ड्राइव वाले ऑप्शन पे आप राइट क्लिक करोगे तो उसमें नीचे आएगा इजेक्ट, ठीक है ना। तो इजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो USB ड्राइव है वो सेफली रिमूव हो जाएगी, ठीक है। राइट आंसर सी। USB हब का उद्देश्य क्या है। अब ये USB हब क्या होता है, देखो अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में क्या होते हैं ना, बहुत से पोर्ट, USB के पोर्ट नहीं होते हैं, कम होते हैं। आजकल के जो नए लैपटॉप आ रहे हैं उसमें 2 ही पोर्ट देते हैं USB के, ठीक है ना। तो अब कईयों में हमें कभी कभी 3 लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है, कभी 4 पोर्ट लगाने की आवश्यकता हो जाती है। तब हमारे लैपटॉप में जब 2 ही पोर्ट है तो हम एक्स्ट्रा पोर्ट कैसे अरेंज करें, उसके लिए एक USB हब होता है, एक डिवाइस होती है जिसमें 3, 4, 5 या 6 अलग अलग प्रकार के हब दे रखे होते हैं। तो आपको एक से ज्यादा हब देने की अनुमति मिलती है, USB पोर्ट की अनुमति मिल जाती है, ठीक है ना। तो वो होता है उसका कार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा उपलब्ध USB पोर्ट की संख्या को बढ़ाने के लिए, राइट आंसर बी। USB फ्लैश ड्राइव के लिए आमतौर पर कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग किया जाता है। तो USB फ्लैश ड्राइव के लिए जो हमारा फाइल सिस्टम होता है NTFS, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा NTFS, इसका फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है। एक सिंगल लेयर DVD की अधिकतम भंडारण क्षमता क्या है। अब ये क्या है, ये तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा ये DVD और CD क्या होती है। पहले मैं आपको बता दूं कि पुराने टाइम में क्या होता था ना, कि CD और DVD चलते थे, उससे पहले चलती थी फ्लॉपी ड्राइव वगैरह, VCR वगैरह, है ना। बट जैसे जैसे जनरेशन बनती गई वैसे वैसे क्या होने लगे, टेक्नोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट आने लगा। तो
जब हम छोटे थे तो हम भी क्या करते थे, मूवीज वगैरह देखते थे, सीडी डीवीडी में देखते थे। हमारे टाइम उसमें पेन ड्राइव वगैरह नहीं आए थे, ठीक है ना। तो पहले जो डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क की पूरा नाम होता है, और सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो डीवीडी और जो सीडी होती है ना, उसमें सबसे जो हैवी जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है स्टोरेज डिवाइस की, वो होती है उसकी डीवीडी में। डीवीडी में सबसे ज्यादा पावर होती है स्टोरेज डिवाइस की, ठीक है ना। तो उसमें 2 लेयर होती है। सिंगल लेयर की अगर डीवीडी खरीद रहे हो तो उसमें 4.7 का आप डेटा जीबी का स्टोर कर सकते हो, अगर सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर की डीवीडी में आप 4.7 जीबी का डेटा स्टोर कर सकते हो। और अगर 2 लेयर आपकी डीवीडी है, ठीक है ना, उसमें आप 8.5 जीबी डेटा स्टोर कर सकते हो डबल लेयर में। सिंगल लेयर में होता है 4.7, ठीक है ना, ये डिफरेंस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 4.7 सिंगल लेयर में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर। जन आधार योजना की नामांकन प्रक्रिया के दौरान आमतौर पर कौन सी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की जाती है? मतलब अगर आप मान लो जन आधार कार्ड में आप अपना नाम चेंज कराने गए, आप मान लो अपनी फोटो ऐड कराने गए, अपनी जन्मदिन, जो भी आप XYZ आपको जन आधार कार्ड में आपको चेंजेस करवानी है, तो जो व्यक्ति आपकी डिटेल वगैरह फीड करेगा, तो सबसे पहले वो किस बेस पे आपको चेक करेगा कि ये आपका ही आधार कार्ड है, आपका ही जन आधार कार्ड है। तो आपको पता होगा कि आपके 10 के 10 फिंगर वहां पे ऐड होते हैं। आपकी आईज के जो आपकी जो आईज वगैरह होती है, पुतली वगैरह होती है आंखों की, उसकी भी वो क्या करते हैं, जांच करते हैं। उसी से आपकी जो पहचान होती है ना, फिंगर से होती है, थंब से होती है, अपने आईज से होती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आइरिस स्कैन और फिंगरप्रिंट। आइरिस मतलब आंखों की जांच, ठीक है ना। तो उससे आप क्या कर सकते हो, अपने नामांकन प्रक्रिया के दौरान आप अपने बायोमेट्रिक जानकारी को एकत्रित कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा आइरिस स्कैन तथा फिंगरप्रिंट, ठीक है। ये हो गए हमारे टोटल 45 क्वेश्चन। ये जितने भी 45 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, सारे हमारे न्यू सिलेबस के बेस पे आधारित है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको ध्यान से ये क्वेश्चन जो है समझने हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा, एग्जाम आपका बहुत ज्यादा नजदीक है, आपको अभी से तैयारी करनी है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, ठीक है। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो समझ में आया हो, इंपॉर्टेंट लगा हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।